जीके मस्ती एमएस में सभी भाई बहनों मित्रों का फिर एक बार स्वागत है। लिटरेरी फॉर्म्स एंड मोमेंट से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का रिवीजन हम करा रहे थे। इस वीडियो को आप देखने के चक्कर में ना पड़े, सिर्फ आप केंद्रित होकर नेत्र बंद करके आप सुने, आपको बहुत लाभ होगा। ये मेरा अनुभव और यूज किया हुआ संदेश है, इसको आप सुने। और लिटरेरी फॉर्म्स और मोमेंट के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 300 तक कंप्लीट हो गए थे पिछले भाग में। आज 301 यानी ये लिटरेरी फॉर्म का अंतिम प्रकाश पब्लिकेशन बुक का अंतिम पार्ट होगा, देखिएगा। रूल नंबर 301, क्वेश्चन नंबर 301, विच कॉमेडी इन्वॉल्व ए थीम ऑफ लव विच रिजल्ट इन ए हैप्पी कंक्लूजन। मतलब कौन सी कॉमेडी जिसमें लव का विषय होता है और जो एक हैप्पी कंक्लूजन उसका परिणाम होता है। मतलब ऐसी कॉमेडी जिसकी थीम जो है लव होती है और एक हैप्पी कंक्लूजन उसका परिणाम होता है, तो ऐसी कॉमेडी क्या कहलाती है? रोमांटिक कॉमेडी या सेंटिमेंटल कॉमेडी या कॉमेडी ऑफ मैनर्स। तो ऐसी कॉमेडी जिसका विषय लव होता है और रिजल्ट हैप्पी कंक्लूजन होता है, तो फिर ऐसी कॉमेडी को रोमांटिक कॉमेडी कहते हैं। नेक्स्ट, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स को किसने लोकप्रिय बनाया? ध्यान दे, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स को किसने लोकप्रिय बनाया? बेन जॉनसन ने, सैमुअल जॉनसन ने, या डेरिडा ने, या ड्राइडेन ने? तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स को लोकप्रिय बनाया है बेन जॉनसन साहब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 303, ह्यूमर इज ए लैटिन वर्ड विच मीन्स। ह्यूमर जो है HUMOR, ह्यूमर एक लैटिन शब्द है, क्या इसका अर्थ होता है? तो ह्यूमर एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है लिक्विड यानी द्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेगम, ब्लड, येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल आर नोन एज। मतलब फ्लेगम PHELGM, फ्लेगम, ब्लड, येलो बाइल और ब्लैक बाइल ये जाने जाते हैं क्या? यही चार ह्यूमर्स जाने जाते हैं। फ्लेगम, ब्लड, येलो बाइल और ब्लैक बाइल, यही चार ह्यूमर्स यानी द्रव्य बताए गए हैं लैटिन साहित्य से, उसी से ये लिए गए। क्वेश्चन नंबर 305, विच फॉर्म ऑफ ड्रामेटिक जेनर डील्स विद इंट्रीग्यूज एंड रिलेशंस ऑफ लेडीज एंड जेंटलमैन हु लिव इन ए सोफिस्टिकल सोसाइटी। कह रहा है ड्रामेटिक जेनर का कौन सा रूप जो जिसमें बताया जाता है किसके बारे में? रिलेशन ऑफ लेडीज एंड जेंटलमैन, मतलब लेडीज और सज्जन पुरुषों के रिलेशन के बारे में बताया जाता है। जो रहते हैं लेडीज और जेंटलमैन, वो रहते कहाँ हैं? सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी में। मतलब ऐसा कौन सा ड्रामेटिक जेनर है, ऐसा कौन सा नाटकीय प्रकार है जिसमें इंट्रीग्यूज किया जाता है और उनके रिलेशन, लेडीज और जेंटलमैन के रिलेशन को बताया जाता है, और वो लेडीज और जेंटलमैन जो सोफिस्टिकल सोसाइटी में रहते हैं, वो कौन सा ड्रामेटिक जेनर है? कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स है, या कॉमेडी ऑफ रोमांस है? तो जिसमें लेडीज और जेंटलमैन जो सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी में रहते हैं उनके संबंधों को बताने वाला ड्रामेटिक जेनर है कॉमेडी ऑफ मैनर्स। नेक्स्ट 206, क्वेश्चन नंबर 206 कह रहा है, व्हाई चर्ले एंड कॉन्ग्रीव
ये जाने जाते हैं किसके लिए, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के लिए या कॉमेडी ऑफ मैनर्स के लिए या ट्रेजेडीज के लिए। तो ओहाई, चार्ले और कॉन्ग्रीव जो है ये जाने जाते हैं कॉमेडी ऑफ मैनर्स के लिए। किसके लिए? कॉमेडी ऑफ मैनर्स के लिए। नेक्स्ट है, दिस टाइप ऑफ कॉमेडी incorporates scenes with extreme emotions. It evokes excessive pity. It is popular among the middle class audience in the 18th century. It is कह रहा है ये जो कॉमेडी है ये इनकॉर्पोरेट करती है भावों को, किसके साथ में? एक्सट्रीम इमोशन के साथ में। मतलब ये कॉमेडी आपको बताना है कौन सी कॉमेडी जो है इनकॉर्पोरेट्स करती है भावों को एक्सट्रीम इमोशन के साथ में, अंदरी भावों को इनकॉर्पोरेट्स करती है और ये एक्सेसिव पिटी को इवोक्स करती है, एक्सेसिव पिटी को जगाती है, PITY। और ये बहुत प्रसिद्ध है मिडिल क्लास श्रोताओं के लिए, जो मध्य वर्ग के श्रोता हैं उनके बीच में ये कॉमेडी बहुत प्रसिद्ध है 18वीं शताब्दी में। मतलब 18वीं शताब्दी में मध्यवर्गीय श्रोताओं के मध्य में ये बहुत प्रसिद्ध थी। और ये कॉमेडी जो है इनकॉर्पोरेट्स भावों को एक्सट्रीम इमोशन के साथ करती है, इनकॉर्पोरेट्स करती है और ये एक्सेसिव पिटी को इवोक्स करती है। ये कौन सी कॉमेडी का प्रकार है? सेंटिमेंटल कॉमेडी या कॉमेडी ऑफ ह्यूमर या कॉमेडी ऑफ लाफ्टर? तो सही ऑप्शन है सेंटिमेंटल कॉमेडी। नेक्स्ट रूल नंबर 308, इट इज ए फॉर्म ऑफ लैंग्वेज विच हैज नो फॉर्मल मेट्रिकल स्ट्रक्चर, इट इज नेचुरल फ्लो ऑफ स्पीच। कह रहा है भाषा का ये एक रूप है जिसमें कोई फॉर्मल मेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं होता है। ध्यान दीजिए, ये भाषा का रूप है जिसमें कोई फॉर्मल यानी औपचारिक रूप से मेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं होता और ये स्पीच का नेचुरल फ्लो होता है। ये भाषण का नेचुरल फ्लो होता है। क्या है ये? पोट्री है, प्रोज है, कन्वर्सेशन है। तो ये है प्रोज। क्या है? प्रोज होता है। ये भाषा का फॉर्म ऐसा है जो फॉर्मल मेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये स्पीच का नेचुरल फ्लो है। रूल नंबर 309, बायोग्राफीज और एसेज आर दी स्टेंस ऑफ। बायोग्राफी और निबंध किसके उदाहरण है? फिक्शनल प्रोज के, नॉन फिक्शनल प्रोज के या पोएट्री के? तो बायोग्राफीज और एसेज जो है ये उदाहरण है नॉन फिक्शनल प्रोज के। किसके? नॉन फिक्शनल प्रोज के। नेक्स्ट रूल 310, क्वेश्चन नंबर 310, it is literary work which is based on fact, how it may have some fictional elements in certain cases, it is। मतलब ये लिटरेरी वर्क ऐसा लिटरेरी वर्क जो फैक्टों पर आधारित होता है, यद्यपि कुछ फिक्शनल एलिमेंट्स भी होते हैं निश्चित केसों में। मतलब ऐसा लिटरेरी वर्क जो तथ्यों पर आधारित होता है और कुछ केसेस में इसमें फिक्शनल एलिमेंट्स कथानक के तौर पर फिक्शनल एलिमेंट्स भी होते हैं। तो ये कौन सा लिटरेरी वर्क है? नॉन फिक्शनल प्रोज या फिक्शनल प्रोज, पोएट्री? तो ये सही है नॉन फिक्शनल प्रोज। नॉन फिक्शनल प्रोज में फैक्टों पर आधारित होता है ये वर्क और कहीं कहीं कुछ फिक्शनल एलिमेंट्स भी होते हैं निश्चित केसों में, इसे कहते हैं नॉन फिक्शनल प्रोज। रूल नंबर 311 कह रहा है ऐसा लिटरेरी वर्क जो पूर्ण रूप से काल्पनिक होता है और थियोरेटिकल होता है, ऐसी प्रोज को क्या कहते हैं? पूर्ण रूप से, मुख्य रूप से काल्पनिक और थियोरेटिकल होता है, ऐसे प्रोज को क्या कहते हैं? तो ऐसे प्रोज को फिक्शनल प्रोज कहते हैं। ऐसा प्रोज जो मुख्य रूप से इमेजाइंड होता है और थियोरेटिकल होता है, ऐसे प्रोज को फिक्शनल प्रोज कहते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 312, ऐसा लिटरेरी वर्क जो लिखा जाता है या रिसाइट किया जाता है, लिखा जाता है या रिसाइट किया जाता है
और मैनी एक्सप्रेशंस विच आर फाउंड इन ओरल ट्रेडिशन, और ये जो है फॉलो करता है कई अभिव्यक्तियों को जो मौखिक रूप से पौराणिक कथाएं पाई जाती हैं, उन भावों को व्यक्त करता है। ऐसा ही लिटरेरी वर्क कौन सा है? तो ये है हीरोइक प्रोज। हीरोइक प्रोज में ये मैनी एक्सप्रेशंस विच आर फाउंड इन ओरल ट्रेडिशन। क्वेश्चन नंबर 313, लीजेंड्स एंड टेल्स आर दी इंस्टेंस ऑफ। जो लीजेंड्स और टेल्स हैं ये उदाहरण किसका है? लीजेंड्स और टेल्स जो हैं ये उदाहरण किसका है? ये हीरोइक प्रोज का ही है, क्योंकि इसमें कई भाव जो हैं ओरल ट्रेडिशन पाए जाते हैं, मतलब मौखिक कथाएं भी इसमें पाई जाती हैं, तो हीरोइक प्रोज उसे कहते हैं। और ये लीजेंड्स और टेल्स ये तो मौखिक ट्रेडिशन तो होते ही हैं। रूल नंबर 314, वह लिटरेरी वर्क जो दिखाता है पोएटिक क्वालिटी दिखाता है और इमोशनल प्रभाव को प्रयोग करता है, इमोशनल प्रभाव और इमेज को प्रयोग करता है, और ये प्रोज में लिखा जाता है, कविता में नहीं, तो वो क्या होता है? मतलब जो पोएटिक क्वालिटी दिखाता है, दिखाता तो पोएटिक क्वालिटी है, लेकिन इसमें इमोशनल इफेक्ट्स प्रयोग किया जाता है और इमेज भी इमोशनल प्रयोग की जाती है, और प्रोज में लिखा जाता है, कविता में नहीं, तो ये होता है प्रोज पोट्री या पोएटिक प्रोज। पोएटिक प्रोज या प्रोज पोट्री जो होती है वो पोएटिक क्वालिटी के बारे में उसमें बताया जाता है, लेकिन कविता में नहीं लिखा जाता है, वर्स में नहीं लिखा जाता है, प्रोज में लिखा जाता है और इफेक्ट्स को बताता है, इमोशनल और पोएटिक प्रोज इसे कहते हैं। नेक्स्ट एक किताब है अर्नेस्ट हेमिंगवे ने लिखी थी, अर्नेस्ट हेमिंगवे साहब ने लिखी थी, ए मूवेबल फीस्ट, FEAST, ए मूवेबल फीस्ट। तो ये क्या है? ए मूवेबल, MOVEABLE, ए मूवेबल फीस्ट जो है अर्नेस्ट हेमिंगवे ने लिखी थी, तो ये जो है ये एक मेमोयर है, MEMOIR, मेमोयर है। जॉर्ज ऑरवेल ने होमेज टू कैटालोनिया, जॉर्ज ऑरवेल ने एक किताब लिखी है, जॉर्ज ऑरवेल ने होमेज टू कैटालोनिया, तो ये किताब है मेमोरिया है, संस्मरण है, संस्मरण है, मेमोयर। जूलियस सीजर ने लिखना स्टार्ट किया था अपने पर्सनल अनुभवों को एपिक बैटल्स के बारे में। जूलियस सीजर ने लिखना स्टार्ट किया था अपने अनुभवों को किसके बारे में? एपिक बैटल्स के बारे में, महासंग्रामों के बारे में जो उसने अनुभव प्राप्त किए, लड़ाई लड़ी, तो उनको अपने अनुभवों को लिखना स्टार्ट किया था। ऐसा कहा जाता है कि ये पहले थे क्या? मेमोरिस्ट, मतलब ये अपने संस्मरण लिखने वाला पहला व्यक्ति था। मेमोयर लिखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? जूलियस सीजर। और लिखना इसने क्या स्टार्ट किया था? एपिक बैटल्स के बारे में अपने अनुभव लिखना, पर्सनल एक्सपीरियंस लिखना स्टार्ट किया था, इसीलिए जूलियस सीजर को फर्स्ट मेमोरिस्ट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 318, दिस इज द टाइप ऑफ एसे। अब तुम्हें बताना है कि ये एक एसे का प्रकार है जिसमें जो निबंधकार होता है वो एक व्याख्या देता है विचार की, थीम की, इशू की, मतलब जो भी वो कहना चाहता है, चाहे वो आइडिया, थीम और इशू की एक व्याख्या देता है, और वो अपने पर्सनल विचार भी उसमें देता है। मतलब एक निबंध का प्रकार है, बताना है वो कौन सा प्रकार है जिसमें निबंधकार व्याख्या देता है विचार की, विषय की और इशू की, और उस विचार और उस थीम में, उस इशू में वो अपने भी पर्सनल ओपिनियन भी देता है। इस प्रकार के ऐसे एग्जाम्पल्स के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, मतलब उदाहरण दे देकर इनको प्रस्तुत किया जाता है। परिभाषाएं भी दी जाती हैं, एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, परिभाषाएं दी जाती हैं और तुलना भी की जाती है और विरोध भी बताया जाता है। मतलब कोई ऐसा विचार, ऐसी थीम, ऐसा इशू जो निबंधकार व्याख्या करता है उसमें अपने विचार भी देता है और उन थीम और उन विचारों को और उन इशू को एग्जाम्पल्स के द्वारा समझाता है, परिभाषा देकर समझाता है,
तुलना भी करता है और कॉन्ट्रैक्ट्स भी बताता है। तो ऐसे ऐसे कौन से होते हैं? तो ऐसे ऐसे कहलाते हैं एक्सपोजिटरी ऐसे। एक्सपोजिटरी ऐसे, EXPOSITORY, एक्सपोजिटरी ऐसे होते हैं। ना तो सेंटिमेंटल ऐसे होते हैं, ना ही रिफ्लेक्टिव ऐसे होते हैं, ना ही एक्सप्लेनेटरी ऐसे होते हैं। चूक मत जाना, एक्सप्लेनेटरी सब मिलता हुआ होता है क्योंकि व्याख्या दी जाती है आइडिया की, लेकिन सही होता है एक्सपोजिटरी ऐसे। अगला, अब अगला निबंध क्या होगा? इसमें एक डिस्क्रिप्शन होता है। रोल नंबर प्रश्न नंबर 319 में एक बता रहा है कि डिस्क्रिप्शन होता है, मतलब व्याख्या होती है किसी वस्तु की या किसी व्यक्ति की डिटेल में, मतलब किसी वस्तु या व्यक्ति की एक डिटेल में व्याख्या होती है। और इसमें इमेज क्रिएट्स किए जाते हैं, पाठकों के दिमाग में इमेज क्रिएट्स किए जाते हैं। किसके माध्यम से? 5 भावों से। ज्ञान 5 सेंस कौन से हैं? मतलब जो ज्ञानेंद्रियां हैं, तो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से पाठकों के दिमाग में जो है विचार प्रस्तुत किए जाते हैं, इमेज क्रिएट किए जाते हैं किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में, और एक डिटेल में वस्तु और व्यक्ति के बारे में बताया जाता है। तो इस प्रकार के ऐसे जो हैं वो डिस्क्रिप्टिव ऐसे कहलाते हैं। कौन से ऐसे? ना ही डिजायरेबल ऐसे कहलाते हैं, ना ही डिस्ट्रक्टिव ऐसे कहलाते हैं, ना ही रिफ्लेक्टिव ऐसे। ऐसे ऐसे कहलाते हैं डिस्क्रिप्टिव ऐसे। नेक्स्ट, अगला कह रहा है इट डिस्क्राइब द स्टोरी विद सेंसरी डिस्क्रिप्शन, द राइटर गिव्स रीजंस टू मेक हिज पॉइंट क्लियर, इट इज नॉन फिक्शन, दिस टाइप ऑफ ऐसे इज नोन एज। कह रहा है इसमें एक स्टोरी वर्णित की जाती है सेंसरी डिस्क्रिप्शन में, मतलब इसमें एक कहानी वर्णित की जाती है इस ऐसे में सेंसरी डिस्क्रिप्शन में, और लेखक जो होता है वो कारण बताता है, अपने पॉइंट क्लियर करने के कारण बताता है, और ये नॉन फिक्शन होती है। ये ऐसे नॉन फिक्शन होता है। तो ये किस प्रकार का ऐसे है? मतलब इसमें एक सेंसरी डिस्क्रिप्शन होता है कहानी का, और लेखक जो है कारण बताता है, अपने पॉइंट क्लियर करता है, नॉन फिक्शन होता है। इस प्रकार का ऐसे जाना जाता है नैरेटिव ऐसे। क्या? नैरेटिव ऐसे। क्वेश्चन नंबर 321, राइटर परस्यूट्स द रीडर्स बाय कन्विंसिंग देम टू अडॉप्ट हिज पोजीशन और पॉइंट ऑफ व्यू ऑन एन इशू, ही गिव्स रीजंस, इट इज आल्सो नोन एज आर्गुमेंटेटिव ऐसे, दिस टाइप ऑफ ऐसे इज कॉल्ड। मतलब लेखक जो होता है वो रीडर का पीछा करता है, क्या वो चाहता है, और किसके द्वारा? कन्विंसिंग देम, मतलब उनको कन्विंस करता है, बातचीत में डालता है, और उसकी पोजीशन के अनुसार ढालता है। लेखक जो होता है, ये निबंध ऐसे होते हैं जिनमें पाठकों का वो पीछा करता है और पोजीशन में उनको ढालता है। पॉइंट ऑफ व्यू ऑन एन इशू, मतलब जो भी वो पॉइंट, जो भी विचार लेता है, उसी पर उस पोजीशन में लाने की लेखक को प्रयोग करता है, प्रयास करता है, कन्विंसिंग करता है, इधर उधर से बातें करता है और साबित करता है कि जो हमने विषय लिया है यही सिद्ध सही है। और वो अपने कारण भी बताता है, इट गिव्स रीजंस, और वो ये भी जानकार होता है एर्गुमेंटिव ऐसे, और इनको जो इन ऐसों को एर्गुमेंटिव ऐसे भी कहते हैं, लेकिन इनका मुख्य नाम क्या है? ऐसे ऐसे जो लेखकों के पीछे पड़ जाते हैं और पोजीशन के अनुसार एडॉप्ट कर लेते हैं, और जो भी कारण भी बताते हैं कि ऐसा आप क्यों करें, ये विचार क्यों सही है। तो ऐसे निबंधों को एर्गुमेंटिव ऐसे कहते हैं, लेकिन दूसरा नाम इनका परस्यूसिव ऐसे भी होता है, परस्यूसिव ऐसे भी होता है। नैरेटिव ऐसे तो अभी बताया, रोमांटिक ऐसे है नहीं, तो सही है, परस्यूसिव ऐसे भी कहे जाते हैं, आर्गुमेंटेटिव ऐसे। रूल नंबर 322, सब्जेक्टिविटी, स्पॉन्टेनिटी, सुपरनेचुरल, मिलनकॉली, नेचर, डिग्निटी, नोवेल्टी, इंडिविजुअल, सिंप्लिसिटी, रिवोल्ट, आर्टिफिशियलिटी, ये कुछ गुण हैं किसके? क्लासिज्म के हैं, रिनेसा के हैं। ये किसके गुण हैं? सब्जेक्टिविटी,
स्पॉन्टेनिटी, सुपरनेचुरल, melancholy, नेचर, डिग्निटी, नोवेल्टी ऑफ एन इंडिविजुअल, सिंपलिसिटी, रिवोल्ट अगेंस्ट आर्टिफिशियलिटी। एक तो सब्जेक्टिविटी होगी, स्पॉन्टेनिटी है, इसमें सुपरनेचुरल का भी प्रयोग होता है, मेलनकॉली भी है, इसमें प्रकृति का वर्णन होता है, डिग्निटी का वर्णन होता है, उत्तमता का वर्णन होता है, पर्सनल उत्तम विचारों का होता है, सिंपलिसिटी साधारण भाषा होती है, रिवोल्ट अगेंस्ट और क्रांति है किसके खिलाफ, आर्टिफिशियलिटी के खिलाफ। तो ये गुण किसके हैं, रोमांटिसिज्म के गुण हैं। और लिटरेरी टर्म का लास्ट क्वेश्चन, रीजन, सोशल कॉमन सेंस, ट्रेडिशन, रेशनल ऑफ नेचर, ह्यूमन लिमिटेशन, क्लैरिटी, ऑर्डर, बैलेंस, रेसिस्टेंस ऑफ चेंज, ये गुण किसके हैं, मतलब रीजन, सोशल कॉमन सेंस, ट्रेडिशन, रेशनल ऑफ नेचर, ह्यूमन लिमिटेशन, क्लैरिटी, ऑर्डर, बैलेंस, रेसिस्टेंस ऑफ चेंज, ये गुण जो हैं ये क्लासिसिज्म के हैं गुण। तो इस तरीके से 223 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। लिटरेरी फॉर्म्स और मोमेंट से प्रकाश पब्लिकेशन के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगला जो टॉपिक आएगा वो फिगर ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।